आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एडेड टॉपिक्स के साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये साउथ एशिया है क्या। तो साउथ एशिया बेसिकली क्या है ना, एशिया का साउथ वाला ही पार्ट है जिसके अंदर 8 कंट्रीज आती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर 7 कंट्रीज दे रखी है। तो आप एक बार उन्हीं 7 कंट्रीज के नाम याद कर लेना। तो कौन कौन सी है वो 7 कंट्री जानते हैं उनके बारे में। तो पहली है इंडिया, फिर है नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो आपकी बुक में अफगानिस्तान का नाम नहीं होगा और जो मैंने अभी आपको 7 कंट्रीज़ बताई हैं सिर्फ उन्हीं का नाम होगा। तो उन्हीं को याद कर लेना, क्योंकि हमें क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, नेट पे भरोसा मत करना। लेकिन साउथ एशिया के अंदर जो अफगानिस्तान और म्यांमार है वो भी क्या है डिस्कशन में इंक्लूड किए जाते हैं। तो जानते हैं कि फीचर्स क्या क्या है साउथ एशिया के। पहले हम जियोग्राफिकली देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला पॉइंट है साउथ एशिया के अंदर हिमालयाज है नॉर्थ की साइड, इंडियन ओशन है साउथ की साइड, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में और अरेबियन सी है वेस्ट में। यानी कि इसके चारों साइड ही क्या है कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्हीं सभी डिफरेंसेस की वजह से ये जो रीज़न है वो क्या है कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। यानी कि इसके अलग अलग कोने में अलग अलग कल्चर पाया जाता है। तो अब जानते हैं पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि इसकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी क्या है डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इन्हीं सभी कंट्रीज़ का वो क्या है स्टेबल नहीं रहता। और इसकी जो 2 कंट्री है इंडिया और श्रीलंका, उनकी इंडिपेंडेंस के बाद में वो क्या है सक्सेसफुल रही है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में अब तक उनमें क्या है डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चलती आ रही है। और इन दोनों के अलावा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है उन दोनों ने क्या है डेमोक्रेटिक और मिलिट्री रूल दोनों को सहा है। और जो नेपाल था वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रह चुका था 2006 तक और उसके बाद में उसमें क्या है डेमोक्रेसी आई। और जो मालदीव्स था वो क्या है 1968 तक एक किंगडम था और उसके बाद में अभी उसमें भी क्या है डेमोक्रेसी आई है। अब जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। पहला है बॉर्डर डिस्प्यूट। आपने देखा होगा कि बॉर्डर को लेके इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या है डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। दूसरा है रिवर वाटर डिस्प्यूट, और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सेम एक बार रिवर वाटर डिस्प्यूट भी हुआ था, यानी कि पानी को लेकर यहाँ पे झगड़े चलते रहते हैं। थर्ड है रेबेलियन, यानी कि कुछ लोग मिलकर क्या है गवर्नमेंट को खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनके खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो ये भी हमें क्या है साउथ एशिया की कंट्रीज़ में देखने को मिला है। फोर्थ पॉइंट है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि श्रीलंका के अंदर हमें क्या है देखने को मिला था इंडियन तमिल्स और सिन्हालीज के बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये भी क्या है साउथ एशिया में प्रॉब्लम आई थी। फोर्थ पॉइंट है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। बहुत सारे ऐसे देश हैं साउथ एशिया के अंदर जिनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वो गरीब देश हैं। तो अब हम क्या है एक एक करके साउथ एशिया की सभी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनमें पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहा था। तो पहला पॉइंट है कि जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद होता है उसमें क्या है मिलिट्री रूल आ जाता है और किसकी लीडरशिप के अंडर आता है, वो लीडरशिप के अंडर आता है आयूब खान की। लेकिन अब क्या है ना जो लोग हैं वो आयूब खान से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या है जो जनरल आया खान है वो क्या है ओवरथ्रो कर देते हैं आयूब खान को, यानी कि आयूब खान को गद्दी से हटा देते हैं और खुद क्या है पावर में आ जाते हैं जनरल आया खान। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पास क्या है 1971 से पहले 2 पाकिस्तान थी, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान है आज वो क्या है बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का जो क्राइसिस था 1971 का, उसके बाद में क्या है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर। और ये क्या था पहली बार था कि जब पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और इसके जो लीडर थे वो थे जुल्फ़िकर अली भुट्टो। और ये जो गवर्नमेंट है ना वो 1977 तक रहती है और उसके बाद में जिया उल हक आते हैं और इस गवर्नमेंट को क्या है फेंक देते हैं, यानी कि गद्दी से हटा देते हैं और फिर से पाकिस्तान के अंदर क्या है मिलिट्री रूल आ जाता है। और उसके बाद में क्या होता है फिर से 1982 के अंदर मूवमेंट्स चलते हैं डेमोक्रेसी के सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान में, और फिर 1988 के अंदर दोबारा से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है और उसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना वो भी क्या ज़्यादा लंबी नहीं चलती और फिर से 1999 के अंदर
मिलिट्री रूल आ जाता है और उसके लीडर होते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। कभी मिलिट्री रूल आ रहा है, कभी डेमोक्रेसी आ रही है, फिर से मिलिट्री रूल आ रहा है, फिर से डेमोक्रेसी आई। तो कितनी इंस्टेबिलिटी चल रही है यहाँ पर, और इस वजह से ही पाकिस्तान की क्या है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। तो जान लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही थी। तो पहला पॉइंट है कि वहाँ पे क्या है, डोमिनेंस थी रिलीजियस लीडर, आर्मी और लैंड ओनर्स की, जिस वजह से वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रही थी। सेकंड पॉइंट है, और आर्मी क्या है, बार बार पावर में इसलिए आ रही थी, वो दिखा रही थी कि हमें क्या है, इंडियन अटैक से फियर है, इसीलिए हम ही क्या है, पावर में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि और तो और जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो भी क्या है, सपोर्ट कर रही थी मिलिट्री रूल को, जिस वजह से क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पर जो इंटरनल सपोर्ट था वो तो बहुत ही कम था, यानी कि इंटरनली लोग क्या सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मिलिट्री रूल आ रहा था बार बार पाकिस्तान के अंदर, वो क्या है, दूसरी कंट्रीज अपने फायदे के लिए उसे सपोर्ट कर रही थी। मान लो जो यूएसए, वो क्या, अगर मिलिट्री रूल पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट भी कर रही थी ना, तो वो क्या खुद के फायदे के लिए ही सपोर्ट कर रही थी। लास्ट पॉइंट है करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थी ना पाकिस्तान के अंदर, वो क्या करप्ट थी, यानी कि करप्शन बहुत ज़्यादा करती थी। तो पाकिस्तान के बाद में अब हमारा टॉपिक आता है बांग्लादेश। तो देखते हैं बांग्लादेश आखिरकार कैसे बना और कैसे इसके अंदर डेमोक्रेसी या फिर मिलिट्री रूल रहा। तो जैसे ही इंडिया आज़ाद होता है, उसके बाद में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो दो बड़े रीजन्स यानी दो बड़े एरिया के अंदर रह जाती है भारत के, और वो दो रीज़न थे वो बाद में क्या है, इंडिया से अलग हो जाते हैं। एक था पाकिस्तान जो 1947 के अंदर बना था, और दूसरा बना था ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम क्या है, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जानने ये कहानी ईस्ट पाकिस्तान कैसे बना बांग्लादेश। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला पॉइंट है कि वहाँ पर क्या है, बंगाली लोग ज़्यादा थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, यानी कि बांग्लादेश के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे वो क्या है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती उर्दू लैंग्वेज क्या है थोप रहे थे, और वहाँ के लोग ये बात को बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं थे। तो जल्दी से ये कन्फ्यूज़न दूर कर लो कि ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो है, और वेस्ट पाकिस्तान जो रियल पाकिस्तान है वो है। और सेकंड पॉइंट है कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो क्या प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बंगाली कल्चर के खिलाफ बुरा व्यवहार होता है उसके खिलाफ। थर्ड पॉइंट है कि एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेशन के खिलाफ, और ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करता है शेख मुजीबर रहमान, और जिसे क्या है वो लीड भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्शन होते हैं 1970 के अंदर, उसके अंदर जो शेख मुजीबर रहमान की अवामी लीग पार्टी है वो जीत जाती है बांग्लादेश के अंदर, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 1971 से पहले की बात है, और जब इसे क्या है, ईस्ट पाकिस्तान ही कहा जाता था। अब क्या होता है ना, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो गए, वो बात वेस्ट पाकिस्तान वालों को हजम नहीं हुई, और वो जो गवर्नमेंट बनी थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो वेस्ट पाकिस्तान ने क्या है एक्सेप्ट ही नहीं की, और शेख मुजीबर रहमान को क्या है अरेस्ट कर लिया गया। और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मूवमेंट्स चल रहे थे उनको दबाने के लिए जो आया खान था उसने क्या अपनी आर्मी भेज दी थी, और जिसके अंदर बहुत सारे जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो मारे गए थे पाकिस्तानी आर्मी की वजह से। तो अब हम जान लेते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान को आखिरकार आज़ादी कैसे मिली, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान करने वाले हैं हम। तो पहला पॉइंट है कि इस तरह की कंट्री के अंदर सिचुएशन देखकर जो बहुत सारे यानी कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल है वो क्या है, इंडिया आना स्टार्ट हो गई। सेकेंड पॉइंट है कि इन सबको देखकर जो इंडिया है वो क्या सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है जो डिमांड होती है इंडिपेंडेंस की ईस्ट पाकिस्तान की, और वो क्या है, इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प भी देता है ईस्ट पाकिस्तान को। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि इंडिया की इस मदद के कारण एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया क्या इस युद्ध को जीत जाता है, और वो ईस्ट पाकिस्तान है वो फाइनली क्या है इंडिपेंडेंट बन जाता है 1971 के अंदर, और एक नई कंट्री का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम था बांग्लादेश। तो अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद में बांग्लादेश में क्या सिचुएशन रहती है। तो पहला पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस के बाद में बांग्लादेश ने क्या है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और ये कहा कि ये जो बांग्लादेश है वो क्या सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कंट्री है, यानी कि सेकुलर कंट्री, सभी धर्मों को मानने वाली कंट्री है।
और सोशलिस्ट यानी कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करती है वो कंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब 1975 के अंदर जो शेख मुजीबुर रहमान है, जिन्होंने क्या मूवमेंट्स चलाए थे पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए, वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते हैं और अडॉप्ट करते हैं प्रेसिडेंटियल सिस्टम को, यानी कि जहाँ पे क्या है प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वहाँ पे क्या है भंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शेख मुजीबुर रहमान है वो क्या है सारी पार्टीज को बैन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, सिवाय उनकी खुद की पार्टी के जो थी अवामी लीग। एक तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है कि उन्होंने क्या अपनी दादागिरी करना शुरू कर दी थी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इन सब की वजह से टेंशन है जो कंट्री के अंदर वो बढ़ गई और क्या एक आर्मी रिवोल्टेड आया, यानी कि आर्मी रूल आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शेख मुजीबुर रहमान है वो क्या है मारे गए आर्मी के थ्रू और क्या है मिलिट्री रूल आ गया बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन सब के बाद में जो जियाउर रहमान है वो क्या है बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सिचुएशन है वो क्या है नॉर्मल हो जाए बांग्लादेश के अंदर, लेकिन फिर उनको भी क्या है मार दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जियाउर रहमान के बाद में जो मिलिट्री रूल है वो क्या है फिर से आ जाता है और उस मिलिट्री रूल के लीडर थे HM इरशाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो आर्मी रूल था वो क्या है स्टूडेंट्स ने अपोज किया और जो मिलिट्री रूल है वो फाइनली खत्म हो गया 1990 के अंदर। और इन सब के बाद में जो डेमोक्रेसी है वो फाइनली इस्टेब्लिश हो गई बांग्लादेश के अंदर और 1991 से अब तक क्या है बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी ही है। तो अब हम जान लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल क्या है ना हिंदू नेशन रहा है पुराने समय के अंदर और बहुत समय तक के लिए तो क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी रहा है। सेकेंड पॉइंट में दे रखा है कि इस पीरियड के दौरान यानी कि इस समय के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो नेपाल के लोग हैं वो क्या है किंग से डिमांड करने लगे कि हमें क्या है डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन किंग ने क्या है अपनी आर्मी को यूज करके जितने भी मूवमेंट्स लोगों ने चलाए डेमोक्रेसी के लिए वो सारे के सारे क्या है दबा दिए गए, खत्म कर दिए गए। लेकिन फिर भी क्या है नेपाल के लोग नहीं माने और क्या है दिन रात मेहनत करते रहे ताकि क्या है डेमोक्रेसी आ जाए। फिर क्या है फाइनली 1990 के अंदर जो किंग है उसको भी क्या है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ता है। तो अब नेपाल के अंदर क्या है ना जो मेयोस्ट होते हैं यानी कि जो आदिवासी टाइप लोग होते हैं उनका ये ग्रुप होता है नेपाल के अंदर, तो वो क्या है बढ़ने लगते हैं, यानी कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ने लगता है 1990 से। और उसका नतीजा ये निकलता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि जो युद्ध है वो क्या है उभर कर सामने आता है मेयोस्ट और किंग की आर्मी के बीच में। और वहीं पर जो लोग डेमोक्रेसी के लिए क्या है आंदोलन कर रहे थे वो भी इस युद्ध में क्या है जुड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये जो ट्रायंगुलर युद्ध चल रहा होता है नेपाल के अंदर यानी कि किंग, लोगो और मेयोस्ट के बीच में ये जो ट्रायंगुलर युद्ध चल रहा होता है और ये जो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है लंबे समय तक के लिए चलता है नेपाल के अंदर। और देखो जो किंग ने 1990 के अंदर जो पार्लियामेंट बनाई थी ना वो भी क्या है किंग ने ख़त्म कर दी 2002 के अंदर और जो गवर्नमेंट है वो क्या है गिर गई थी। लेकिन लोग क्या है हार नहीं माने, उन्होंने आंदोलन करना फिर से शुरू कर दिए और आखिरकार क्या है किंग को अपने घुटने टेकने ही पड़ी। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है इस्टेब्लिश हो गई नेपाल के अंदर और 2006 से क्या है नेपाल के अंदर सही मायने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नेपाल ने क्या है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका को क्या है आज़ादी मिली थी 1948 के अंदर और आज़ादी के समय तक आज तक उसमें क्या है डेमोक्रेसी ही चली आ रही है। और अगर हम श्रीलंका के अंदर मेन प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो है एथनिक डिस्प्यूट जो था तमिल और सिन्हालीस के बीच में। और तमिल वो लोग थे जो क्या है माइग्रेट हुए थे इंडिया के अंदर और आकर बस गए थे श्रीलंका के, यानी कि ओरिजिनेशन तो उनका क्या है तमिल से है लेकिन वो बाद में क्या है श्रीलंका में आकर बस गए। और सिन्हालीस क्या है श्रीलंका के ही लोग हैं। तो ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था श्रीलंका के अंदर जान लेते हैं कि उसके कारण क्या थे। पहला पॉइंट है कि जो श्रीलंका के नेटिव थे यानी कि जो सिन्हाली लोग थे उनका ये मानना था कि उनका क्या है राइट है श्रीलंका के ऊपर, यानी कि उनका क्या है अधिकार है श्रीलंका के ऊपर और जो तमिल है उनको क्या है किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो थिंकिंग थी सिन्हालीस की, इस वजह से जो तमिल्स हैं उनको क्या है कोई भी पॉलिटिकल राइट्स या फिर कोई भी इक्वल शेयर नहीं मिलता पॉलिटिक्स के अंदर श्रीलंका की, और इस वजह से जो तमिल्स थे उनको क्या है बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन सभी प्रॉब्लम्स और डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो तमिल है वो क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जिसको वो बोलती हैं LTTE और जिसका मतलब है लिबरेशन टिग्रिस ऑफ तमिल एलम।
और जो तमिल है वो क्या है, एक एग्रेसिव मेथड को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि एक युद्ध टाइप के मेथड को अडॉप्ट करते हैं ताकि उनकी डिमांड पूरी हो जाए। तो अब हम जान लेते हैं कि डिमांड क्या थी तमिल्स की। पहला पॉइंट है कि जो तमिल्स ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी LTTE, तो उन्होंने कहा कि हमें श्रीलंका का एक रीजन दे दिया जाए, एक हिस्सा दे दिया जाए, जिसे हम क्या है एक अलग कंट्री बनाएंगे। और आज के समय में जो लीड और उसके सपोर्टर्स हैं वो क्या है एलिमिनेट हो चुके हैं, और जो तमिल्स हैं श्रीलंका के वो क्या है डिमांड कर रहे हैं इक्वल राइट्स की। तो अब हम देखते हैं इंडियाज इंटरवेंशन श्रीलंका के अंदर, यानी कि इंडिया क्या है बिना अधिकार के ही श्रीलंका के अंदर अपनी आर्मी भेज देता है, उसका क्या रहा वो हम देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो तमिल थे इंडिया के अंदर वो क्या है प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि वो क्या है जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उससे अपील करे ताकि जो तमिल श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं उनकी कंडीशन अच्छी हो जाए या इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ना ट्राई किया था कि वो श्रीलंका की गवर्नमेंट से बात करे, और 1987 के अंदर पीस कीपिंग फोर्सेस क्या है इंडिया ने भेज दी थी श्रीलंका के अंदर ताकि सिचुएशन क्या है सही हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंडिया की पीस कीपिंग आर्मी थी वो क्या है खुद ही फंस गई झगड़े में, जो कि उनका झगड़ा हो रहा था LTTE के साथ में। और जो श्रीलंका के लोग थे वो भी क्या इस आर्मी को अपोज कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि वो हमारे इंटरनल मामले में क्या है दखल अंदाजी ना करे। और फाइनली 1989 के अंदर जो इंडिया है वो अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस वापस इंडिया के अंदर बुला लेता है, और इन फोर्सेस का जो एम था कि वो श्रीलंका के अंदर शांति बनाकर वापस आए इंडिया के अंदर, तो वो पूरा नहीं हो पाया था। तो अब हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेटस था श्रीलंका के अंदर वो कैसा था, यानी कि इकोनॉमी कैसी थी श्रीलंका की। तो पहला पॉइंट है कि सिविल वॉर के बावजूद भी श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो रुकी नहीं, वो क्या है जल्दी से बढ़ी। सेकेंड पॉइंट है कि जो श्रीलंका था वो क्या है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रीलंका पहला ऐसा देश बना साउथ एशिया के अंदर जिसने क्या अपनी इकोनॉमी को क्या है लिबरलाइज किया था, यानी कि दूसरे देशों के लिए खोला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो श्रीलंका की पर कैपिटा GDP है वो क्या है हाई है सबसे साउथ एशिया में। तो अब हमारा टॉपिक आता है मालदीव्स। तो पहला पॉइंट है कि जो मालदीव्स था वो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था 1965 तक, और मालदीव्स को क्या है इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से 1965 के अंदर। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी ये जो मालदीव्स था वो क्या फुली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंट तो हो गया था लेकिन उसके अंदर क्या है डेमोक्रेसी नहीं आई थी। वहाँ पर क्या है सल्तनत रूल आ गया था, और ये रूल आया था अंडर किंग मोहम्मद फरीद दीदी। दीदी भी देखो यार किसी मतलब किंग का नाम है। लेकिन फिर क्या होता है 1968 के अंदर जो मोनार्की है उसे क्या है अबोलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, और एक क्या है रिपब्लिक इस्टेब्लिश होती है जो कि क्या है आज की तारीख तक भी चली आ रही है, यानी कि डेमोक्रेसी है अभी मालदीव्स की। नेक्स्ट आता है हमारे पास भूटान। ये भी कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। तो जो भूटान है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिश हुआ था 2008 के अंदर, और अभी करंटली जो है वो क्या भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है। और ये जो भूटान है ना वो एक अलग सा देश है, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि जो राजा खुद था उसने क्या है डेमोक्रेसी गिफ्ट की थी अपने लोगों को कि तुम्हें क्या है डेमोक्रेसी के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि बाकी देश भी क्या है डेमोक्रेसी के ऊपर चल रही हैं। तो ये पॉइंट इसका याद रखना, बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, यानी कि जितनी हमने साउथ एशिया की कंट्रीज़ पढ़ी उसका रिलेशन इंडिया के साथ कैसा है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान का कैसा है। तो शुरू से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर तो क्या युद्ध चल रहे हैं। देखो अभी तक तो क्या है इंडिया और पाकिस्तान के 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। पहला था 1947 के अंदर जो था कश्मीर डिस्प्यूट, यानी कि कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है 1965 के अंदर रिवर वाटर डिवीज़न, यानी कि जो नदियों का पानी बटा था वो। नेक्स्ट हुआ था 1971 के अंदर बांग्लादेश वाला, और उसके बाद हुआ था 4th 1999 के अंदर कारगिल वॉर। तो अब देखते हैं कि किन मुद्दों पे लेके इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े हो चुके हैं। पहला है कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर को लेकर हो चुके हैं। बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के झगड़े हो चुके हैं, और ये जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को सपोर्ट करता है उसको लेकर हो चुके हैं, और जो पाकिस्तान है वो प्रमोट करता है सेपरेटिज्म को, यानी कि फूड डालो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इस वजह से हो चुका है। और जो रिवर वाटर शेयरिंग था उसके ऊपर भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के। तो अब जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन कैसा है, और साथ ही जानेंगे कि किस बात को लेकर बांग्लादेश के
साथ इंडिया के झगड़े होते हैं। तो पहला देखते हैं कि जो इलीगल एंट्री है थाउजेंड ऑफ बंगालीज की इंडिया के अंदर, यानी कि क्या है, बहुत सारे जो बंगाली है वो क्या है इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आ जाते हैं। तो ये क्या है, इस बात को लेकर इंडिया और बांग्लादेश का क्या है झगड़ा हो जाता है। दूसरा है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर वाटर शेयरिंग है उसको लेकर भी झगड़ा है, यानी कि कितना गंगा का पानी इंडिया मतलब यूज़ करेगा और कितना पानी जो है वो बांग्लादेश यूज़ करेगा, इस बात को लेकर भी क्या है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बांग्लादेश है वो क्या है इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं करता, और ये जो बांग्लादेश है ना वो सपोर्ट करता है एंटी इंडियन मुस्लिम्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, और जो बांग्लादेश है ना वो रास्ता नहीं देता है इंडियन आर्मी को ईस्ट इंडिया में जाने के लिए, यानी कि जो आसाम वाली साइड है वहाँ तक जाने के लिए ये जो बांग्लादेश है वो क्या है रास्ता नहीं देता इंडियन आर्मी को। तो ये क्या है, सारे वो चीज़ें हैं जिनको लेकर इंडिया और बांग्लादेश का क्या है झगड़ा हुआ है। तो अब देख लेते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का कोऑपरेशन किस किस एरिया में है। तो पहला पॉइंट है कि जो इंडिया और बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिलेशन है वो अच्छे हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये कोऑपरेट करते हैं जो मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इनके ऊपर, और जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका बांग्लादेश पार्ट है, यानी कि वो अपने ईस्ट पार्ट को जो इंडिया है वो देखता है, उसमें कोई डेवलपमेंट वगैरह करनी होती है तो उसका पार्ट क्या है बांग्लादेश भी है। तो अब जानते हैं इंडिया और नेपाल के बारे में, इनका रिश्ता कैसा है। पहले देखते हैं कि झगड़े किन किन बातों को लेकर हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स किन किन मुद्दों पर लेकर है। तो इतिहास के अंदर क्या था ना कि जो इंडिया और नेपाल है उनको ट्रेड को लेकर क्या है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया को हमेशा चिंता लगी रहती है जो फ्रेंडशिप रिलेशन है चाइना और नेपाल का उसको लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नेपाल के अंदर मेओस्ट ग्रुप है उसके सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं, तो उसको क्या है इंडिया एक थ्रेट की तरह मानता है खुद के लिए, यानी कि इंडिया क्या है उसको एक खतरा मानता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया इस बात से भी खुश नहीं है कि नेपाल जो है कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स चल रही हैं उनके खिलाफ। और लास्ट पॉइंट है कि नेपाल को ऐसा लगता है कि जो इंडिया है ना उसके अंदरूनी मामले यानी कि इंटरनल अफेयर्स के अंदर क्या है दखल अंदाजी करता है। तो ये थे कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया और नेपाल के बीच के। अब हम देखते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में कोऑपरेशंस, यानी कि कोऑपरेशन कहाँ कहाँ पर करती हैं वो। पहला पॉइंट है कि इंडिया और नेपाल क्या है साइंस और बिजनेस के फील्ड में क्या है कोऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है एक एग्रीमेंट है फ्री मूवमेंट के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कोई भी जो इंसान है वो क्या है इंडिया से नेपाल के अंदर जा सकता है और नेपाल के अंदर इंडिया में आ सकता है बिना किसी पासपोर्ट और वीज़ा की। और नेपाल की क्या है इंडिया ने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं या स्कीम्स रही है उनके अंदर मदद की है। तो अब हम जानते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में। तो पहले हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो तमिल स्टेटस रहा है श्रीलंका के अंदर उसको लेकर बहुत सारे झगड़े हुए हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1987 के अंदर जब इंडिया ने क्या है अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी श्रीलंका के अंदर, तब श्रीलंका के लोगों ने इसे ऐसे कंसिडर किया था कि आखिरकार क्यों इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर के अंदर दखलंदाजी कर रहा है। तो अब हम कोऑपरेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इंडिया और श्रीलंका कोऑपरेट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिससे वो क्या एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सुनामी आई थी श्रीलंका के अंदर तब इंडिया ने क्या है उसकी हेल्प की थी। और आज भी हम देख सकते हैं कि जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था श्रीलंका के अंदर तो इंडिया ने भी क्या है उसकी मदद की थी। तो अब हम देखते हैं इंडिया और भूटान का रिलेशन कैसा है। तो पहला पॉइंट है कि जो रिलेशन है इंडिया और भूटान का वो बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एंटी इंडिया को सपोर्ट करते थे उनको क्या है भूटान ने भगा दिया है, जिसने क्या इंडिया की बहुत हेल्प करी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भूटान के अंदर प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसमें क्या है इंडिया ने भूटान की मदद की है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा भूटान के अंदर जो इंडिया है वो उसकी डेवलपमेंट के लिए पैसे भी देता है। तो अब हम जानते हैं कि इंडिया और मालदीव का रिलेशन कैसा है। सो 1988 के अंदर क्या होता है ना, कुछ सोल्जर्स श्रीलंका के वो अटैक कर देते हैं मालदीव्स के अंदर। फिर जो मालदीव्स है वो क्या है इंडिया को गुहार लगाता है कि वो उसकी मदद करे और इंडिया के अपनी आर्मी भेज देता है मालदीव को हेल्प करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि इंडिया ने क्या है मालदीव की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या है हेल्प की है। लास्ट पॉइंट है कि इंडिया क्या है सपोर्ट करता है मालदीव की जो टूरिज्म और फिशिंग इंडस्ट्री है उसको। तो अब हमारा एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है सार्स, उसको देख लेते हैं।
वैसे तो हमने क्या ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या है साउथ एशिया के बारे में जानने वाले हैं। तो क्यों ना हम इसे भी थोड़ा सा कवर कर लें। तो ये जो सार्स है ना वो बनाई गई थी ताकि जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं वो क्या है कोऑपरेट कर पाएं। और सार्स की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये जो सार्स था वो बना था 1985 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, और इसके मेंबर हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान। तो इसके टोटल 8 मेंबर्स है, ये ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं सार्स का क्या है। पहला पॉइंट है कि ये क्या है पीस और जो कॉपरेशन है वो मेंटेन करे साउथ एशिया के अंदर, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है फ्री ट्रेड जोन बना दे, यानी कि जितनी भी साउथ एशिया के मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या है ट्रेड फ्रीली हो। लेकिन जो सार्स है वो क्या है सक्सीड नहीं होता, यानी कि सार्स को इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती। और क्यों नहीं मिलती वो जानते हैं। तो इसके जो कारण है वो हम देखने वाले हैं कि जिस वजह से जो सार्स है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो पहला कारण है कि डिस्प्यूट चलते रहते हैं कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि जैसा हम जानते हैं सार्स के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही आते हैं और उनके बीच में तो झगड़े क्या है चलते ही रहते हैं। दूसरा है लैक ऑफ यूनिटी, यानी कि यूनिटी है ही नहीं इन कंट्रीज़ के बीच में, यानी है तो सही लेकिन क्या है बहुत ही कम यूनिटी है। थर्ड पॉइंट है फेलियर टू रीसॉल्व डिस्प्यूट्स, यानी कि झगड़े हो जाते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या है सॉल्व ही नहीं हो पाते, वो फेल हो जाते हैं, वो सॉल्व ही नहीं हो पाते, जिस वजह से ये जो सार्स है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं साफ्ता के बारे में। तो ये जो साफ्ता है वो क्या साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, जो सार्स वाली कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 के अंदर। और साफ्ता का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम करना है। साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि जो टैक्स लगा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर उसको क्या है कम करना है। तो अगर हम इस करंट स्टेटस की बात करें साफ्ता की, तो वो क्या है फेल हो चुका है, क्योंकि जो छोटी कंट्रीज़ है उनका ये मानना है कि इस एग्रीमेंट के थ्रू जो इंडिया है वो उनकी जो मार्केट्स हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहता है। और एक बात ध्यान रखना कि इंडिया का जो फ्री एग्रीमेंट है वो है नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ। तो यहीं पर आपका चैप्टर होता है एंड। अगर अभी तक बाकी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, पेपर भी आपके आने वाले हैं, तो जल्दी से जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना अदर चैप्टर्स की भी वीडियो।